बच्चों लेट्स फाइंड अ वे टू कैलकुलेट वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। ठीक है, एक छोटा सा डायग्राम दिखाता हूं मैं कि भाई एक पर्सन है, वो एक ब्लॉक को राइट डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो अगर कोई ब्लॉक है तो उस पे फ्रिक्शन होगा ऑब्वियसली, और अगर आप एक कांस्टेंट वेलोसिटी से लेके जाना चाहते हो इस ब्लॉक को, तो आपको एग्जैक्टली उतना ही फोर्स अप्लाई करना होगा जितना फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा हुआ होगा। तो इस केस में ऑब्वियसली फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज कांस्टेंट, तो उतना ही एग्जैक्टली ऑपोजिट फोर्स भी अगर मैं लगा देता हूं, सो ब्लॉक माइट स्टार्ट मूविंग, तो मुझे उसको ले जाने के लिए फिर बस उतना ही फोर्स कॉन्स्टेंटली लगा के रखना होगा, एंड आई कैन पुश इट एज लॉन्ग एज आई कैन आई वॉन्ट। तो इस केस में बेटा वर्क डन क्या हो जाएगा, बंदे की वजह से द पर्सन विल बी डूइंग वर्क अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ फोर्स ही इज अप्लाइंग एंड द डिस्प्लेसमेंट ही कैरीज। ठीक है, द ब्लॉक टू। तो इन दैट केस हमें क्या करना होता है, अगर फोर्स कांस्टेंट है, इफ द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी is constant, then the force is said to be constant, और उस केस में वर्क डन कैलकुलेट करना बहुत आसान हो जाता है। सपोज बेटा देयर इज अ ब्लॉक, ओके, एंड वी ट्राई टू फाइंड वर्क डन। ठीक है, ये ब्लॉक है, सपोज दिस इज केप्ट ऑन ग्राउंड, ओके, एंड वी अप्लाई सम फोर्स F। ठीक है, और एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इसमें होता है। कितना स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, सपोज ds डिस्प्लेसमेंट होता है। उसके लिए मैं स्मॉल वर्क डन अभी निकालता हूं। सिर्फ स्मॉल वर्क डन क्यों निकाल रहा हूं, बिकॉज अभी मुझे नहीं पता कि कितनी दूर जाने वाला है। सो स्मॉल वर्क डन, इफ आई कैलकुलेट स्मॉल वर्क, ठीक है, तो कैन आई राइट इट एज dw, it will be equal to F dot ds। ठीक है बच्चों, F dot ds का मतलब क्या हो गया, इनके बीच का एंगल भी रिक्वायर्ड होगा। मैंने बोला F ds cos थीटा। ये तो स्मॉल वर्क हो गया फॉर डिस्प्लेसमेंट ds। अब बच्चों सपोज करो कि इसकी पोजीशन इनिशियली यहां पे थी और ये यहां तक पहुंच गया। ठीक है, लेट अस से कि वो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना जाता है, s डिस्प्लेसमेंट जाता है। तो मुझे टोटल वर्क डन निकालने के लिए क्या करना होगा, इंटीग्रेट या एडिशन जो भी करना पड़े। तो मैंने बोला भाई फॉर टोटल वर्क डन w विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dw। आगे चलते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट ds, जो कि क्या है, F ds cos थीटा। अब क्योंकि यहां पे हम बोल रहे हैं बार बार कि फोर्स इज कांस्टेंट, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो क्या मैं उसको बाहर निकाल सकता हूं इंटीग्रेशन के, यस। cos थीटा, थीटा विल बी ऑल्सो कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, तो cos थीटा को भी बाहर निकाल सकता हूं, राइट। तो फिर बचेगा क्या, ds। तो यहां से F cos थीटा बाहर आ गया, ठीक है, और साथ में क्या आया, इंटीग्रेशन ऑफ ds। इंटीग्रेशन ऑफ ds मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट, और टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डेल्टा s। तो इन दिस केस व्हाट वी कैन राइट इज w इज इक्वल टू, देखो, f डेल्टा s cos थीटा, ठीक है, या फिर F डॉट डेल्टा S डायरेक्ट। मतलब अगर फोर्स कांस्टेंट है बेटा तो हमें डॉट ds करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट टोटल डिस्प्लेसमेंट के साथ भी डॉट प्रोडक्ट हम निकाल सकते हैं, राइट। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर फोर्स कांस्टेंट है, उसका एंगल कांस्टेंट है, तो वर्क डन निकालना बहुत आसान हो जाएगा। इस केस में आप डायरेक्ट लिख सकते हो, कैसे, W इज इक्वल टू F डॉट
डेल्टा एक्स, यानी सीधे फोर्स के साथ डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट का। टोटल डिस्प्लेसमेंट का एक बार में आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ठीक है, और आपको वर्क डन मिल जाएगा। वर्क ऑफ द फोर्स F ऑन द ब्लॉक इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स। अगर फोर्स कांस्टेंट है, टोटल डिस्प्लेसमेंट एक साथ रख करके डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए, आपका काम हो जाएगा, राइट। एफ डॉट डी एस लिखने की जरूरत नहीं है, उसका इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है बार बार, डायरेक्टली हम डिस्प्लेसमेंट लिखकर डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन लेकर के मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं आपको। कैलकुलेट द वर्क डन बाय अ कूली इन कैरिंग अ लोड ऑफ मास 10 kg on his head when he walks uniformly a distance of 5 meter in the, पहला केस क्या है बेटा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। देखो, देयर इज अ पर्सन, ही इज वॉकिंग लाइक दिस, ठीक है, एंड ही इज कैरिंग सम लोड ऑन हिज हेड। तो अगर इस लोड के बारे में बात करूं तो द कूली इज एक्चुअली अप्लाइंग सम फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन F, ग्रेविटी इज अप्लाइंग सम फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, कितना होगा वो mg, ठीक है, एंड द डिस्प्लेसमेंट इज इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो वर्क डन बाय, अगर मैं कूली की बात करूं, ठीक है, तो मुझे कैसे लिखना होगा, F डॉट S। F कितना है बेटा, mg के बराबर होगा, क्योंकि ऊपर नहीं जा रहा, नीचे नहीं जा रहा। 10 kg है, मतलब 100 न्यूटन। S कितना है, 5 मीटर, इनटू cos थीटा। डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में आप देख सकते हो कि 90 डिग्री है, तो cos 90, और इस केस में बेटा ये वर्क डन कितना आ जाता है, 0। मतलब अगर सिर्फ कोई कूली अपने सर पे ब्लॉक को रख के आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो उसका वर्क डन कितना काउंट होगा, 0। सिमिलरली अगर ये सपोज करो कूली वर्टिकल डायरेक्शन में जाने की कोशिश करता किसी लैडर पे, तो कुली का जो फोर्स है वो भी वर्टिकली अपवर्ड्स हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट भी वर्टिकली अपवर्ड्स हो जाएगा, और उस केस में वर्क डन कुछ मिलेगा, वो पॉजिटिव भी हो सकता है। अगेन आई एम ड्रॉइंग दिस, ठीक है। सपोज कुली इज होल्डिंग द ब्लॉक ऑन हिज हेड लाइक दिस, ठीक है, एंड ऑब्वियसली अगर मैं ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो कुली का फोर्स ऊपर की तरफ, mg का फोर्स नीचे की तरफ, तो कुली मस्ट बी अप्लाइंग सम फोर्स इन द अपर डायरेक्शन टू बैलेंस दिस mg, है ना, और ये ऊपर की तरफ ही वर्टिकली ही जा रहा है, सपोज 5 मीटर। तो इस केस में बच्चों जब हम वर्क निकालने की कोशिश करेंगे तो कुली का फोर्स डॉट S डिस्प्लेसमेंट हमें लेना पड़ेगा। कुली का जो फोर्स होगा कम से कम एटलीस्ट 10 kg के वेट जितना, यानी कि 100 न्यूटन होगा। डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर, और कॉस फोर्स भी ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, तो कॉस 0 डिग्री। इस केस में बेटा 500 जूल वर्क वो कुली कर देगा इस ब्लॉक पर, एंड दैट वर्क इज ऑल्सो पॉजिटिव बिकॉज फोर्स भी ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, इसका मतलब सपोर्टिव वर्क है, ठीक है, एंड दैट कम्स आउट टू बी पॉजिटिव। बच्चों, लेट अस नाउ डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, विच इज वर्क
कैलकुलेशन फॉर वेरिएबल फोर्स, ठीक है. What is a variable force that we should understand first of all, and then we can calculate work done. See, if the force applied on a body is changing in direction, okay, or magnitude or both, या तो उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है somehow, और उसके ऊपर जो मैग्नीट्यूड है, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है बॉडी पे वो चेंज हो रहा है, या फिर दोनों चेंज हो रहे हैं, then we say that that type of force is variable. Okay, तो in such a case, how do we calculate work done on a body? That we are going to see here. देखो, a variable force does not vary appreciably during infinitesimally small displacement, ठीक है, on its point of application. इसको समझते हैं. देखिए, जैसे सपोज करो देयर इज अ ब्लॉक, ओके, एंड वी हैव अप्लाइड सम फोर्स Fx, बट इट इज नॉट कांस्टेंट, इट इज चेंजिंग विथ सपोज डिस्प्लेसमेंट. थोड़ी दूर जाते हैं, अभी यहां पे सपोज करो 5 न्यूटन का फोर्स है, बट थोड़ा आगे जाने पे ये 10 न्यूटन बन जाता है. देन सपोज थोड़ा और जाने पे आगे ये 15 न्यूटन बन जाता है. इट कीप्स ऑन चेंजिंग. Then how do we calculate the work done on this block? तो इस केस में क्या करते हैं, let us say हम अज्यूम कर लें कि ये ब्लॉक थोड़ा सा आगे जा चुका है, यहां पे आ गया, और अब यहां पे जितना फोर्स है Fx वो आप कैलकुलेट करके रखो अपने पास, और dx डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, उसको और चला देते हैं. ठीक है. अब क्योंकि बहुत छोटी डिस्प्लेसमेंट है, तो हम ये मान सकते हैं कि उतनी छोटी डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स थोड़ा सा कांस्टेंट है. ठीक है, और हम उतनी दूर के लिए ही वर्क निकाल लेते हैं. जैसे सपोज फॉर वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx अगर मैं पूछूं तो वर्क डन क्या मैं dw से डिफाइन कर सकता हूं, और dw क्या हो जाएगा, F डॉट dx. ठीक है, फोर्स और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx का डॉट प्रोडक्ट. ये हमारे लिए क्या हो गया, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में किया गया वर्क ड्यू टू दिस फोर्स. अब हमें क्या करना होगा, ये तो सिर्फ इतनी दूर चलने का वर्क डन है, बट हमारा जो बॉडी है वो यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, इट विल कीप ऑन मूविंग. तो व्हाट वी आर प्रैक्टिकली गोइंग टू डू इज, फॉर एवरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, सिंस द फोर्स इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली, सो 1 by 1 फॉर एवरी dx वी हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन. यहां से यहां गया तो dw, फिर यहां से यहां गया dw, यहां से यहां गया dw. तो सपोज करो बेटा यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट का वर्क डन हमने dw निकाल लिया. ऐसे क्या इन्फिनिटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स बहुत सारे होंगे, तो बेटा हमें क्या करना होगा, यहां से यहां गया dw वर्क हुआ, फिर उससे थोड़ी आगे गया dw वर्क हुआ. इस तरह से फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन हम लोग हर छोटे वर्क डन को ऐड करते जाएंगे, राइट. और इन सब के एडिशन के लिए व्हाट वी हैव टू यूज, इंटीग्रेशन. दैट इज द मैथमेटिकल टूल दैट वी यूज फॉर समिंग एनी कंटिन्यूअस फंक्शन. ठीक है, तो ये जो dw हुआ ये हमारे लिए क्या हो गया बेटा, स्मॉल वर्क डन हो गया. तो अगर मुझे टोटल वर्क डन निकालना होगा तो मुझे क्या करना होगा, इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी होगी फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट, मतलब इनिशियल पोजीशन से लेकर फाइनल पोजीशन तक. तो सारे dw जो स्केलर क्वांटिटीज हैं छोटी छोटी डिस्प्लेसमेंट के लिए, वो एड अप हो जाएंगे और हमें इनिशियल टू फाइनल पोजीशन जो भी वर्क आएगा वो कैलकुलेट होके फाइनल वर्क के फॉर्म में मिल जाएगा. ठीक है, तो इसको मैं 1 by 1 अगर एक्सप्लेन करूं तो वर्क डन बाय dw by the force Fx during infinitely small displacement dx is given by what, dw हो जाएगा, वो क्या होगा,
एफ एक्स डी एक्स, एक्स डायरेक्शन में फोर्स इंटू डी एक्स, ठीक है। वो एफ एक्स डी एक्स अभी थोड़ी देर के लिए बोल देता हूं मैं। उसके बाद क्या होगा, इंटीग्रेटिंग डी डब्ल्यू, जो छोटा वर्क डन हमने छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए निकाला था, उसको अब हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा कौन सी पोजीशन, एक्स इनिशियल से ले जा करके एक्स फाइनल तक, उसको इंटीग्रेट करना होगा पार्ट वाइज, छोटे 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 पार्ट में, बिकॉज फोर्स इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग, ठीक है, इज मूविंग। तो जैसे ही हम ये इंटीग्रेशन कंप्लीट करते हैं तो एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल तक पहुंचने में फोर्स की वजह से जो भी वर्क होगा दैट वी विल बी एबल टू कैलकुलेट, ठीक है। तो हमें फाइनली क्या करना है, छोटा जो डिस्प्लेसमेंट की वजह से वर्क डन था एफ डी एक्स, उसको बस इंटीग्रेट करना होगा इनिशियल से लेकर के फाइनल पोजीशन तक, ठीक है। और उससे हमें क्या मिल जाएगा बेटा, फाइनल वर्क डन मिल जाएगा। एक कैलकुलेटिव क्वेश्चन हम इसी बात पर लेते हैं। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे सामने कि सपोज अ वेरिएबल हॉरिजॉन्टल फोर्स 2x स्क्वायर आई कैप, 2x स्क्वायर आई कैप न्यूटन एक्ट्स ऑन अ ब्लॉक, ठीक है, kept on horizontal frictionless surface, find the work done by force in moving the block from initial position, ये हमें दी हुई है, कहां से शुरू करना है ब्लॉक को मूव करना, x इज इक्वल टू 2 मीटर पोजीशन से लेकर कहां तक जाना है, x इज इक्वल टू 4 मीटर पोजीशन तक इस ब्लॉक को मूव करना है, ठीक है। इफ आई ड्रॉ दिस डायग्राम, ड्रॉ डायग्राम एंड एक्सप्लेन इट टू यू। सपोज करो बेटा x इज इक्वल टू 2 मीटर यहां पे था और x इज इक्वल टू 4 मीटर कहीं यहां पे है, ब्लॉक जब कहीं बीच में था, ठीक है, x पोजीशन पर, तब उस पे कुछ फोर्स Fx अप्लाई हो रहा था, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको डिस्प्लेसमेंट dx देते हैं और इस समय पर dx चलने पर उस पे वर्क डन कितना होगा वो भी हम लिख सकते हैं dw। dw वर्क डन क्या हो जाएगा बेटा, dw विल बी इक्वल टू fx, ठीक है, dx, ठीक है। क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में है तो डॉट प्रोडक्ट लेने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज व्हाट वी कुड हैव डन वाज fx डॉट मतलब f डॉट dx करते, है ना। तो यहां पे फोर्स ऑटोमेटिकली देखो किसमें दिया हुआ, आई कैप के साथ दिया हुआ है, 2x स्क्वायर आई कैप डॉट dx, जो x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उसके साथ भी एक आई कैप चिपका होगा, राइट। सो इनका डॉट प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली हमें क्या मिलने वाला है, 2x स्क्वायर इंटू dx, राइट। ये स्मॉल वर्क डन है, dw वर्क डन है, किस डिस्प्लेसमेंट के लिए, यहां से बस dx आगे जाने के लिए, ठीक है। लेकिन हमें कंटिन्यूअसली कहां से कहां ले जाना है, x इज इक्वल टू 2 पोजीशन से धीरे 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 चलाते हुए ले जाना है x इज इक्वल टू 4 पोजीशन तक। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, फॉर टोटल वर्क डन w व्हाट वी शुड डू इज इंटीग्रेट दिस स्मॉल वर्क डन, ठीक है। तो 2x स्क्वायर dx, अब हमें पूछा गया कि भाई x इनिशियल कहां पे है, तो x इनिशियल अगर मैं पूछूं तो आप लिखोगे कि इनिशियल पोजीशन सर थी कहां पे बेटा, x इज इक्वल टू 2, ठीक है, और फाइनली कहां तक है, x फाइनल अगर मैं पूछूं तो आप लिखोगे x इज इक्वल टू 4 तक, ठीक है। अगर इस इंटीग्रेशन को बेटा हम लोग कंप्लीट कर ले तो हमारा कैलकुलेशन फाइनली वर्क डन दे देगा, राइट। तो 2x स्क्वायर का इंटीग्रेशन अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलोगे सर 2 इज अ कांस्टेंट, इसको बाहर रख देते हैं, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन इट बिकम्स x क्यूब बाई 3, ठीक है। एंड फाइनल लिमिट्स पुट करने हमें, तो 2 से लेकर के 4 तक x की वैल्यू को हमें वैरी करना है, डिस्प्लेसमेंट सारी इसमें कवर हो जाएंगी, 2 से लेकर 4 तक की सारा वर्क डन हमें कैलकुलेट होकर फाइनली मिल जाएगा। तो बेटा ये देखो 2/3 इज अ कांस्टेंट, उसको तो बाहर निकाल लेता हूं और फाइनली x क्यूब में लिमिट्स पुट करनी है,
तो ये हो जाएगा 4 क्यूब माइनस 2 क्यूब। ठीक है, 4 क्यूब विल बी इक्वल टू 64, 2 क्यूब विल बी 8, सो 64 माइनस 8 वो हो जाएगा 56। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 56 डिवाइडेड बाई 3। ये जो भी आएगा वो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अगर मैं पूछूं कि भाई इसकी यूनिट क्या होगी, तो आपको याद होगा कि वर्क की SI यूनिट क्या होती है, जूल। तो मैं यहाँ पे फाइनल जो यूनिट है वो भी पुट कर सकता हूं, जो कि जूल होने वाली है, राइट। तो ये वेरिएबल फोर्स के लिए वन डायमेंशनल में तो इजी था हमारे लिए, बट बेटा अगर जब 3 डायमेंशन में या 2 डायमेंशन में बात करेंगे, मतलब कि और कॉम्प्लिकेटेड टाइप ऑफ फोर्सेस आ जाएंगे, पाथ भी उसमें इंक्लूड हो जाएगा, तब कैसे करेंगे। तो हमें 3 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को भी उसमें यूज करना पड़ता है। उसके साथ हम इस बात को और डिटेल में समझते हैं। ओके, तो देखो, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, अगर मैं डिटेल में बात करूं तो इन रेक्टिलिनियर मोशन इजी था अभी तक। एक बार हम उसको ग्राफ से समझ लेते हैं और उसके बाद हम 3 डायमेंशन में भी उसके लिए चलेंगे। तो ग्राफ के बारे में अगर मैं बात करूं तो इन रेक्टिलिनियर मोशन वर्क डन बाय फोर्स इक्वल्स टू एरिया अंडर द फोर्स पोजीशन, ठीक है, ग्राफ, ठीक है, एंड द अंडर द पोजीशन फोर्स ग्राफ विथ द पोजीशन एक्सिस। इस बात का क्या मतलब हुआ वो मैं समझाता हूं। तो सपोज करिए बेटा, फोर्स जो है इस तरह से वैरी कर रहा है और ये हमारे लिए क्या है, पोजीशन वाली एक्सिस हो गई, एक्स एक्सिस, ठीक है। तो इसका जो एरिया होगा, जैसे मैं अगर एक स्मॉल पोर्शन ऑफ द एरिया की बात करूं किसी जनरल एक्स पोजीशन के लिए, एक्स से x प्लस dx पार्ट में बात करूं, x से बॉडी चली और dx पार्ट में गई, तो क्योंकि देखो ऑलमोस्ट फोर्स को हम यहां पे कांस्टेंट मान सकते हैं, फोर्स इतना होगा, ठीक है। तो ये जो स्मॉल स्ट्रिप ऑफ एरिया आप देख रहे हो, इसका स्मॉल एरिया क्या हो जाएगा। अगर मैं ये एरिया देखूं तो आप लिखोगे कि सर ये फोर्स है F, और देखो x से x प्लस dx तक अगर मैं गया हूं तो इसकी विड्थ तो dx है, तो ये जो है वो एरिया तो है, बट एरिया किसके बराबर दिख रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि एरिया जो है जिसकी हाइट f के बराबर है, ठीक है, और ये जो विड्थ है ये आपको dx के बराबर दिख रही है, अगर इस स्ट्रिप का मैं एरिया कैलकुलेट करूं बच्चों, तो आप बोलोगे सर इसका हाइट है f और इसका विड्थ है dx, तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो f dx मल्टीप्लिकेशन जो है हमें वर्क दिख रहा है। ओके, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में वर्क डन। तो अगर मैं इसको पूरा इंटीग्रेट कर लूं, मतलब पूरे एरिया को ऐड कर लूं, तो मुझे क्या मिल जाता है बेटा, टोटल वर्क डन मिल जाता है फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि इनिशियल पोजीशन बॉडी की x आई थी यहां पे कहीं और फाइनल पोजीशन x f थी, तो बस एरिया अंडर द ग्राफ विथ द x एक्सिस, मतलब डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के साथ या पोजीशन एक्सिस के साथ जो भी एरिया बनेगा वही हमें क्या दे देगा, वर्क डन की वैल्यू दे देगा। तो ऐसा लिख सकता हूं भाई यहां पे कि W इज इक्वल टू एरिया अंडर फोर्स पोजीशन ग्राफ, ठीक है, एरिया अंडर फोर्स पोजीशन ग्राफ, ठीक है, विथ पोजीशन एक्सिस। अच्छा, ये बात ध्यान रखनी है कि अगर ये एरिया ऊपर की तरफ बना है तो उसको पॉजिटिव वर्क हम कंसिडर करते हैं,
और अगर ये एरिया नीचे की तरफ बना है तो उसको हम नेगेटिव वर्क डन कंसिडर करते हैं। ये ध्यान में रखना चाहिए हमको। और फिर जहां से जहां तक हमें मिलेगा उस एरिया, जिस भी पोजीशन से बोला जाएगा उस पोजीशन से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो। जहां तक बोला है वहां पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो और उसके बाद पूरे एरिया को क्या कर लो, सम अप कर लो, आपको टोटल वर्क डन मिल जाएगा। ठीक है, कैलकुलेटेड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। ओके, तो इसी बात पर हम लोग क्या करते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन लेकर के देखते हैं इस बात को, थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग इस पर डेवलप करने के लिए, विच विल मेक द थिंग्स क्लियर फॉर यू। ठीक है, देखो, a horizontal force F is used to pull a box placed on floor. ठीक है, variation in the force with the position coordinate x measured along the floor is shown in the graph. कहना चाहता है कि फोर्स एक वेरिएबल फोर्स है, फोर्स की वैल्यू पोजीशन के साथ, मतलब x की वैल्यू के साथ इस तरह से वैरी हो रहा है। इस ग्राफ को देख के हम समझाता हूं मैं पहले तो। जैसे मैंने बोला भाई x इज इक्वल टू 0 पे फोर्स की वैल्यू कितनी है, तो आप देखोगे और बोलोगे सर फोर्स की वैल्यू 10 न्यूटन है। मैंने पूछा भाई x इज इक्वल टू 5 तक भी फोर्स की वैल्यू क्या कांस्टेंट है, तो बोलोगे सर बिल्कुल कांस्टेंट है, देखिए 10 न्यूटन ही है। फिर मैंने बोला क्या फोर्स की वैल्यू और आगे जाने पे भी कांस्टेंट है, नहीं सर, x इज इक्वल टू 5 से आगे बढ़ेगा जब ब्लॉक तो फोर्स की वैल्यू कम होने लग जाएगी और 10 मीटर पर जाकर फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब फोर्स विल बिकम 0। क्या फिर फोर्स और चेंज होता रहेगा? यस सर, फोर्स का साइन अब उल्टा हो जाएगा और नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ने लग जाएगा। ठीक है, सिमेट्री से हम ये बोल सकते हैं कि भाई 15 मीटर पे जो फोर्स की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, -10 न्यूटन। -10 न्यूटन का मतलब अगर पॉजिटिव फोर्स प्लस x डायरेक्शन में लग रहा है तो माइनस फोर्स, माइनस की वैल्यू का मतलब क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, -x डायरेक्शन में वो फोर्स एक्ट कर रहा होगा। ठीक है, 0 से 10 न्यूटन में अगर बेटा ये बॉडी रखी थी इस फ्लैट सरफेस पे, तो 0 से 10 मीटर तक जब तक बॉडी थी, मान लो ये x इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, और कहीं आगे जाकर के उसकी पोजीशन x इज इक्वल टू 10 बन जाती है, तब तक फोर्स उस पे आगे की तरफ ही लग रहा है। जस्ट x इज इक्वल टू 10 पहुंचने के बाद अब फोर्स रिवर्स हो चुका है, उसका डायरेक्शन नेगेटिव x की तरफ हो गया है। राइट, ये तो हुई फोर्स समझने की बात। अब 1 बाय 1 हम क्या करेंगे बेटा, वर्क को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे उस कॉन्सेप्ट से जो अभी अभी हमने सीखा कि अगर फोर्स और पोजीशन ग्राफ दिए हुए हैं तो वर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं, उनके एरिया को, उसके अंडर जो एरिया बन रहा है पोजीशन एक्सिस के साथ, उसको सम अप करना है। ठीक है, कैलकुलेट वर्क डन बाय द फोर्स इन मूविंग द बॉक्स from x is equal to 0 to x is equal to 10 मीटर। देखो भाई, ये तो बड़ी इजी सी बात हो गई, हमसे कहता है कि x is equal to 10 मीटर तक का वर्क डन कैलकुलेट करो। तो मैंने बोला देखो, फोर्स की वजह से वर्क डन कहां से कहां तक, x is equal to 0 to x is equal to 10 तक बात करनी है। तो ये डायरेक्टली हमें कैसे समझना है भाई, एरिया अंडर, ठीक है, एफ एक्स ग्राफ। ओके बच्चों, एरिया अंडर एफ एक्स ग्राफ फ्रॉम कहां से कहां तक, तो हम लेंगे x इज इक्वल टू, जहां से क्वेश्चन में बोला है 0 से शुरू करना है, 2 x इज इक्वल टू कहां तक, 10 मीटर तक जाना पड़ेगा।
तो आप देखो अगर इस ग्राफ को, तो यहाँ पे दो पार्ट्स में आपको दिख जाएगा, एक तो ये रेक्टेंगल दिख रहा है और एक आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है। अगर इन दोनों का हम एरिया ऐड कर लें तो हमें वर्क डन मिल जाएगा, ठीक है, वो भी SI यूनिट में, क्योंकि दोनों ही SI यूनिट में दिए हैं। देखो ये न्यूटन है और ये मीटर है, और न्यूटन और मीटर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कौन सी यूनिट मिलती है, जूल मिल जाती है, राइट। तो बच्चे देखो ये तो रेक्टेंगल पार्ट दिख रहा है आपको, हाइट है इसकी 10 और इसका बेस है 5, तो ये वाला एरिया हो जाएगा डायरेक्टली 50, ठीक है। और ये एक ट्रायंगल है, हाफ इंटू बेस मतलब कि 5, देखो 5 to 10 मतलब 5 इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ट्रायंगल का एरिया। बेस मैंने देखो 5 से 10 मतलब 5 और हाइट है इसकी 10, तो ये एरिया आपको 25 के बराबर दिख जाएगा, ठीक है, 25। तो टोटल एरिया अगर मैं लिखूं तो बेटा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल 50 प्लस 25, ओके, दैट विल बी इक्वल टू 75 जूल। ओके, तो ये पार्ट हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, जिसमें हमने क्या किया, एरिया अंडर द fx ग्राफ कैलकुलेट किया फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट 0 to 10, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया ये। इसका एक और पार्ट हम लोग कंसिडर करते हैं बच्चों, देखिए, कैलकुलेट वर्क डन बाय द फोर्स इन मूविंग द बॉक्स फ्रॉम 10 to 15 मीटर। ये भी इजी ही है। देखो ये हुई हमारी इनिशियल पोजीशन और दूसरी वाली 15 मीटर क्या हो गई हमारे लिए, फाइनल पोजीशन। तो मुझे क्या करना होगा, एक्चुअली 10 से लेकर के 15 तक का पूरा एरिया कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तो वर्क अगर मैं कैलकुलेट करने जाऊं बेटा कहां से कहां तक, x इज इक्वल टू 10 टू x इज इक्वल टू 15 मीटर तक, ठीक है। तो डायरेक्टली हमें एरिया कहां से कहां तक कैलकुलेट करना है, वो शेडेड एरिया। अब ये शेडेड एरिया आपको दिख रहा होगा बेटा, देखो बेस कितना है इसका, देखो ये ट्रायंगल है तो मैं लिखता हूं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ, बिल्कुल सही बात है। बेस कितना हो गया, 10 से 15 मतलब 5, ठीक है, इंटू बेटा अगर मैं हाइट कैलकुलेट करूं तो हाइट आपको क्योंकि नीचे की तरफ दिख रही है मतलब फोर्स नेगेटिव है, और नेगेटिव फोर्स का मतलब क्या हुआ हमारे लिए कि वर्क डन कैसा होने वाला है, नेगेटिव। तो या तो मैं यहीं पे ऑटोमेटिकली ये वाली हाइट नेगेटिव लिख दूं भाई, -10, तो ऐसे लिख सकता हूं कि भाई -10 यहां लिखा और इससे मुझे डायरेक्टली मिल गया कितना, हाफ इंटू 5 इंटू 10 यानी कि -25 जूल, ठीक है। एक तरीका तो ये था समझने का कि भाई हाइट नेगेटिव है इसलिए हमारा एरिया भी नेगेटिव है, तो डायरेक्टली माइनस साइन लगा करके यहां लिख दिया। दूसरा समझने का तरीका क्या हुआ बेटा कि ये एरिया क्योंकि पोजीशन एक्सिस से नीचे की तरफ बना है तो उस एरिया को हम क्या कंसिडर करते हैं, नेगेटिव। ऐसे भी समझ सकते हो कि यहाँ पे वर्क डन कैसा आने वाला है, नेगेटिव। तीसरा तरीका कैसे समझ सकते हैं कि नेगेटिव क्यों आया, देखो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में हो रही है, ठीक है, तो x तो हमारा कैसा हो गया, पॉजिटिव, और फोर्स की वैल्यू कैसी है इस पूरे पोर्शन में, नेगेटिव है। अगर मैं बात करूं x इज इक्वल टू 10 मीटर पे तो 0 है, और उसके बाद सभी जगहों पर अगर फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करी जाए तो वो नेगेटिव x डायरेक्शन में, नेगेटिव वैल्यू है फोर्स की, तो डिस्प्लेसमेंट इधर और फोर्स ऑपोजिट लग रही होगी समझने के लिए। तो क्योंकि फोर्स अपोज कर रहा है डिस्प्लेसमेंट का, इसका मतलब फोर्स जरूर कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो जैसे भी हम समझे, बट ये नेगेटिव साइन हमें समझना पड़ेगा कि 10 से 15 मीटर तक जो वर्क डन की वैल्यू आई है वो नेगेटिव वर्क डन होगा। आई होप इट इज क्लियर। बच्चों एक और क्वेश्चन इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है, एक पार्ट, उसको भी हम यहां पे देखते हैं। कैलकुलेट वर्क डन बाय द फोर्स इन मूविंग द बॉक्स फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 मीटर
टू x इज इक्वल टू 15 मीटर। इसमें क्या करना है, उसने बोला कि भाई बॉडी को हम एक साथ ले जाएंगे 0 से लेकर 15 तक, आप टोटल वर्क डन बताओ। तो मैंने बोला भाई इजी है, पूरा वर्क डन कैलकुलेट करना है। ये वाला रेक्टेंगल लेंगे, ये ट्रायंगल लेंगे और फिर ये वाला ट्रायंगल अलग ले लेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, ये ऊपर की तरफ है, इसका एरिया हमने अभी निकाला था 50 जूल। ये वर्क डन है, 50 आएगा इसका वैल्यू, अभी अभी देखा था हमने। इसको ट्रायंगल देख रहे हो, इसका वैल्यू भी क्योंकि ऊपर की तरफ ग्राफ बना हुआ है पॉजिटिव आने वाला है, 25 जूल पॉजिटिव वर्क डन। सिमिलरली ये वाला उतना ही एरिया था, बट ये क्योंकि नीचे बना हुआ है तो इसका वर्क डन हमने नेगेटिव कंसिडर किया था, तो -25 जूल हो गया। अब क्या करना है, टोटल वर्क डन के लिए W नेट कितना हो जाएगा बच्चों, 50 25 -25, टोटल वर्क डन यहां पे क्या आ जाएगा 50 जूल।